किए, जिसके अंदर में हम लोग एसएसटी की मास्टर क्लास, मतलब बेसिक से एडवांस तक जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उन सारी चीजों को हम लोग सीख रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कल आप लोगों को टेस्ट दी गई थी लेक्चर के बाद में, कितने लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट की थी? एक बार हाथ ऊपर करके बता दीजिएगा कि कितने लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट की थी और कितना आपका स्कोर आया था। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पूरा सेशन है हमारा, ये पूरा उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने इस सेशन को लाइक कर दिया है। आप लोगों की एनर्जी, आप लोगों की जो है सपोर्ट की वजह से जो है फ्रेंड्स हम लोग ये सेशन और अच्छे से ले पाते हैं और ज्यादा आप लोगों के लिए क्लासेस कंडक्ट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या कह रहा है। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ज्येष्ठ अधिकार का मतलब क्या होता है? ज्येष्ठ अधिकार, प्रिमोजिनेचर, इसका मतलब क्या होता है? तो ज्येष्ठ अधिकार, देखिए ज्येष्ठ में, ठीक है ज्येष्ठ, ठीक है, इसमें इसका मतलब भी होता है बड़ा, हिंदी के अंदर में अगर आप लोगों को पता हो तो। ठीक है, और इंग्लिश के अंदर में यहाँ पर मैं प्रिमोजिनेचर जो है ये आप लोगों का एक लैटिन भाषा का शब्द लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है कि जो बड़ा बेटा होगा, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का या राजा का, ठीक है, अगर मान लो उसके मल्टीपल जो है सन्स है, तो जो बड़ा बेटा होगा उसको क्या मिल जाएगी? अपने पिता की संपत्ति का विरासत में मिल जाएंगी। ठीक है, ज्येष्ठ अधिकार, तो द एल्डेस्ट सन इनहेरिट्स हिज फादर्स एस्टेट। ठीक है, तो इसको बोला जाता है प्रिमोजिनेचर, ज्येष्ठ अधिकार। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने याद रखना था। समझ में आ गया आप लोगों को? एक बार बता दीजिए ये चीज समझ में आ गई, ज्येष्ठ अधिकार। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ज्येष्ठ अधिकार, द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड फादर्स प्रॉपर्टी, सबसे बड़े बेटे को पिता की संपत्ति जो है वो मिल जाती है विरासत में, और ये एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है। अब एक चीज है, ज्येष्ठ अधिकार का मतलब होता है ज्येष्ठ पुत्र जो है उसको सारी विरासत मिल जाना। क्या मुगल जो है ज्येष्ठ अधिकार का पालन करते थे? तो मुगल जो है फ्रेंड ज्येष्ठ अधिकार के शासन में विश्वास नहीं करते थे, मतलब कि ये लोग प्रिमोजिनेचर में नहीं मानते थे। ठीक है, तो प्रिमोजिनेचर का मतलब होता है कि जो एल्डेस्ट सन है उसको सारे अधिकार मिल जाएंगे, लेकिन जो मुगल्स थे, ठीक है, वो बिलीव नहीं करते थे प्रिमोजिनेचर में। ठीक है, प्रिमोजिनेशन में बिलीव नहीं करते थे। वो किस चीज में बिलीव करते थे फिर? वो करते थे सहदायिक उत्तराधिकार या सहदायदाद के अंदर में, सहदायिक उत्तराधिकार या सहदायदाद में। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कोपर सिनरी इनहेरिटेंस। ठीक है, कोपर सिनरी इनहेरिटेंस, जिसके अंदर में क्या होता है कि जो पूरा राज्य है वो सारे बच्चों में बांट दिया जाता है। ठीक है, सारे बच्चों में बांट दिया जाता है, उत्तराधिकार बांट दिया जाता है बच्चों के अंदर में। तो तैमूर परंपरा से ये लोगों ने ये जो है ये परंपरा ली थी। तैमूर परंपरा से ये परंपरा मुगलों के अंदर में आई और मुगलों के अंदर में ये रही। तो सहदायिक उत्तराधिकार को मानते थे मुगल, ये याद रखना आप लोगों ने, ज्येष्ठ अधिकार को नहीं मानते थे। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान जो है कब किया जाता था? हिरण्यगर्भ अनुष्ठान, देखिए हिरण्यगर्भ अनुष्ठान जो है ना, आप ऐसा समझ लीजिए कि एक राजा है, ठीक है, ये, ठीक है, ये एक राजा है, ये जो है मान लेते कोई ऐसे कास्ट का है, ठीक है, जो कि राजा नहीं बनते। जनरली आप लोगों को पता है कि राजा बनने के लिए क्षत्रिय परिवार के अंदर में जन्म लेना जरूरी होता है। 4 वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो क्षत्रिय जो होते हैं वो राजा बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय नहीं है, मान लेते हैं कि वो वैश्य इसका है, ठीक है, वर्ण का, या ब्राह्मण वर्ण का है, अगर उसने ये यज्ञ करवा लिया, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान या हिरण्यगर्भ रिचुअल जिसको बोलते हैं, ओम भट स्वाहा, जैसे ये खत्म होगा ऐसा माना जाएगा कि इसका नया जन्म हो गया है। ठीक है, एक नया जन्म हो गया, अब ये क्षत्रिय बन गया है। तो कोई व्यक्ति अगर जन्म से क्षत्रिय नहीं है और वो क्षत्रिय बनना चाहता है, तो क्षत्रिय बनने के लिए, ठीक है, जो वो अनुष्ठान करता है, जो कार्यक्रम आयोजित जो किया जाता है, जिसके अंदर में प्रीस्ट, पंडित, पुरोहितों को बुलाया जाता है, वो हवन यज्ञ करते हैं, जिसके जरिए जिसके बाद में ऐसा मानते हैं कि इस यज्ञ के कंप्लीट होते ही कोई व्यक्ति अगर बर्थ से क्षत्रिय नहीं भी है तो भी वो क्षत्रिय घोषित हो गया। तो किसी को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, आप में से किसी को क्षत्रिय बनना है क्या? है कोई यहाँ पर में जो क्षत्रिय बनना चाहता है? अगर क्षत्रिय बनना चाहते हैं तो आप जो है ये कर सकते हो। ठीक है, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान, लेकिन अब करके क्या पुल आउट कर लोगे आप लोग? ठीक है, डेमोक्रेसी आ गई हमारे भारत के अंदर में। चलो, बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्षत्रिय ऐसा माना जाता था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि उसको मार के फिर से उसको बच्चा बना के पैदा करते थे, बड़ा करते थे, नहीं, ऐसा मान लिया जाता था कि इसका जन्म हो गया, पुनर्जन्म। ठीक है, क्षत्रिय के रूप में। अब देखो, एक गठबंधन सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट, देखो गठबंधन ये आपको पता ही है। ठीक है, गठबंधन मतलब क्या होता है भाई? कोई लोग साथ में आ गए हैं, साथ में रह रहे, गठबंधन। जैसे आपका भी गठबंधन, ठीक है, अगर आपकी शादी हो गई, गठबंधन हो गया बोलते हैं ना, तो ये गठबंधन सरकार क्या होती है?
जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ आकर सरकार बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं मिला, सरकार बनाने के लिए बहुमत की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग केंद्र सरकार की बात करें, ठीक है, 543 जो है अभी कंस्टिट्यूएंसीज है हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, जहां पर में चुनाव होते हैं। ओके, इसमें से अगर आपको, ठीक है, सरकार बनानी है केंद्र सरकार में, तो 272 सीट्स लाना कंपलसरी है। कंपलसरी, अगर इतनी सीट्स आपके पास में नहीं है तो आप सरकार नहीं बना सकते, ये बहुमत का आंकड़ा है। अभी बीजेपी के पास में क्या है, बीजेपी के पास में 240 सीट थी उनके पास में जब चुनाव के नतीजे आए थे। अभी बाई इलेक्शन में एक और सीट जीत ली, तो अभी 241 सीट है उनके पास। तो 272 सीट तो है नहीं मोदी जी के पास में, लेकिन मोदी जी कैसे बन गए प्रधानमंत्री? फिर बीजेपी की सरकार कैसे बनी? क्योंकि उनके साथ में उनके बाकी के जो पार्टनर्स है, जैसे बिहार से नीतीश कुमार, ठीक है, आंध्र प्रदेश से जो है टीडीपी, ओके, चंद्रबाबू नायडू, और भी जो छोटे छोटे इनके साथी है, ओके, अलग अलग छोटे छोटे से दल है, ये लोगों ने इनको समर्थन दिया से इनकी संख्या 209 के पार हो गई, मतलब 272 से ज्यादा। तो सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा चाहिए। अगर कोई भी एक पार्टी जो है मेजोरिटी या बहुमत नहीं ला पा रही है, क्लियर मेजोरिटी उसको नहीं मिली एक पार्टी को, तो कई सारी पार्टी साथ में मिलकर इस आंकड़े को पा सकती है, और इस तरह से जो सरकार बनती है, ठीक है, पावर शेयरिंग जो होती है इस तरीके की सरकार में, उसको कहा जाता है कोलिशन गवर्नमेंट। तो आज हमारे देश के अंदर में कोलिशन गवर्नमेंट है, ठीक है, गठबंधन की सरकार है, ये याद रखना है आप लोगों ने, गठबंधन सरकार। तो पावर शेयरिंग बिटवीन 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर इलेक्शंस व्हेन नो पार्टी हैज बीन एबल टू गेट अ क्लियर मेजोरिटी। किसी को भी अगर बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो ये जो है इसको क्या बोलेंगे आप लोग, ठीक है, इस तरीके की जो सरकार बनती है बहुमत नहीं प्राप्त होने के कारण बनने वाली सरकार को। अच्छा, ये राज्यों में भी बनती है। आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो? चलो आप बताओ, मैं आपको बताता हूँ कि आपके राज्य के अंदर में क्लियर सरकार है, मेजोरिटी की सरकार है, या कोलिशन गवर्नमेंट है। आपको अगर पता हो तो आप खुद भी बता सकते हो, ठीक है, कौन कौन से राज्य से बिलोंग करते हो आप। आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होंगी, और आप जब पढ़ाओगे ना अपने बच्चों को, आप लोग टीचर बनोगे, ठीक है, आप लोग भी पढ़ाओगे, तो आपको भी इसी तरीके से पढ़ाना है। एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर में बीजेपी की क्लियर कट है, यूपी के अंदर में पूर्ण बहुमत की सरकार है उसके अंदर में, ठीक है, पार्टीज ने समर्थन दिया है बट पूर्ण बहुमत है। पश्चिम बंगाल पूर्ण बहुमत की सरकार है, बिहार के अंदर में कोलिशन गवर्नमेंट है, ठीक है, गठबंधन की सरकार है, बीजेपी, ठीक है, और जेडीयू मेन पार्टी है उसके अंदर में, उसके बाद में हम पार्टी है, ठीक है, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी, एलजेपी है, ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये पार्टी आसाम, उसके अंदर आसाम के अंदर में तो बीजेपी की क्लियर कट बहुमत की सरकार है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है उत्तराखंड के अंदर में बीजेपी की सरकार है। तो आप देख रहे हो महाराष्ट्र के अंदर में क्या है, महाराष्ट्र के अंदर में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन ठीक है, कोलिशन उनके उनके साथी लोग हैं, बट बिना उनके भी बीजेपी की सरकार चल सकती है, ठीक है। उत्तराखंड के अंदर में, झारखंड के अंदर में भी कोलिशन की गवर्नमेंट है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में पूरी सरकार है, राजस्थान में भी पूरी सरकार है, ठीक है। चलिए, तो गठबंधन की सरकार मतलब जहां पर बहुमत ना मिला हो, ये याद रखिएगा आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एंड थैंक यू वेरी मच, ठीक है। हमारे इतने जल्दी दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों ने 200 प्लस लाइक्स कर दिया। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ भी ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहिए आप लोग। देखिए, मुगलों ने अपने मंगोल वंश की तुलना में तैमुरिड वंश पर अधिक जोर दिया। देखिए, ये क्वेश्चन जो है 21 जनवरी 2022 की शिफ्ट में आया हुआ है एग्जाम के अंदर में, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, देखो, जो मुगल थे ना, स्पेशली मैं बात करूं मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। बाबर जो था, ठीक है, अपने फादर के साइड से कहां से बिलोंग करता था? तैमूर के परिवार से। तैमूर जो है वो सेंट्रल एशिया का एक शासक था, सेंट्रल एशिया का, तैमूर के वंश से बिलोंग करता था तैमूर, ठीक है। और मदर के साइड से वो कहां से बिलोंग करता था? मंगोल, जो मंगोल थे ना, चंगेज खान वगैरह टाइप का, ठीक है, मंगोलों से बिलोंग करता था। लेकिन जो मुगल लोग थे, बाबर और उसके बाद के जो शासक थे, उनको अपने फादर वाले साइड से ज्यादा लगाव था, तैमूर वंश से। क्यों? मदर वाले साइड से क्यों नहीं था उनको? ठीक है, तो ये यही एक सवाल आपका बनता भी है यहाँ पर। मैं फादर वाले साइड से था, मदर वाले साइड से नहीं था, ठीक है। क्या वो पैट्रीलिनियल एफिलिएशन को प्रेफरेंस देना चाहते थे, मतलब पितृसत्तात्मक संबंधता को, कि पिता के साइड से है तो उसको पहली प्राथमिकता दी जाए? नहीं, ये उनका लक्ष्य नहीं था कि पिता के साइड को दिया जाए, ठीक है। तैमूर ने मंगोल को डिफीट किया था, क्या ये कारण था? तैमूर्स वर लिंक टू उज्बेक, वन ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स। तैमूरिड पेट्रोनाइज पोएट्स एंड पेंटर। तैमूरिड लोग जो थे, तैमूर वंश के जो लोग थे, उन्होंने पोएट और पेंटर को अपने यहाँ पर में संरक्षण दिया था, उनको पैसे वगैरह देते थे, इस वजह से नहीं। एक्चुअली कारण क्या है पता हूं मैं? कारण जो है, असली कारण जिसकी वजह से ये इनमें करते थे, वो था ये कि जो मंगोल है,
ठीक है, मंगोल थे बाबर के मदर के साइड के, ठीक है, ममेरे साइड के, मामा के तरफ वाले साइड के थे, ननिहाल के साइड के। स्टिल बाबर के जो शासन था उसके ऊपर में हमला करने वाले जो उज्बेक लोग थे उन लोगों के साथ में उनका लिंकेज था, ठीक है, उनके साथ में उनके गठबंधन थे, उनके गठजोड़ थे। तो मंगोल जो है फ्रेंड्स ये उज्बेकों के साथ में मिले हुए थे, वही उज्बेक जिन्होंने बाबर को हराया था, बाबर को फरगाना से भगा दिया था, ठीक है। इसी वजह से बाबर अपने आप को जो है ये इनके साथ में मिला हुआ नहीं देखना चाहता था, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक दूसरा कारण यह है कि मंगोलों का जो पूरा ये था, स्पेशली उनका जो राजा था चंगेज खान, उसको नरसंहारक के रूप में देखा जाता था भारत के अंदर में, कत्लेआम मचा दिया था उसने बहुत लोगों की। उसने, ऐसा माना जाता है कि एक समय में मंगोल आर्मी ने चंगेज खान के नेतृत्व के अंदर में, ठीक है, करीब 10% दुनिया की उस समय की 10% पॉपुलेशन को मार दिया था, ठीक है, इतना कट्टर था वो, ओके, मारने वगैरह के मामले में। तो उसकी छवि भी खराब थी मंगोल लोगों की, इसी वजह से वो अपने फादर वाले साइड से अपने आप को ज्यादा जोड़ के देखते थे वो लोग। और दूसरा एक कारण था, ठीक है, कि जो मंगोल थे वो उज्बेक लोगों के साथ में मिले हुए थे, और उज्बेक वही लोग थे जिन्होंने बाबर को फरगाना से भगा दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं हमारे निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की स्थापना कदम्ब मयूर शर्मा ने की थी? चलिए जल्दी से पिछला वाला रिवीजन का क्वेश्चन आप लोगों का फास्ट एकदम। पिछले लेक्चर में कौन कौन मौजूद था जल्दी बताइए, पिछले लेक्चर के अंदर में कौन कौन मौजूद था? अगर आप लोग मौजूद थे पिछले लेक्चर के अंदर में तो आप लोगों को इसका आंसर आ जाएगा आराम से। कदम्ब मयूर शर्मन, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, कर्नाटक साम्राज्य की स्थापना की थी इसने कर्नाटक के अंदर में। और राजस्थान के अंदर में थे गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, हरिश्चंद्र, गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र। आप लोगों को ये पूरा दिखाया है मैंने कि कदम्ब मयूर शर्मन जो है उन्होंने कर्नाटक के अंदर में स्थापित की थी अपनी सत्ता, और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र जो थे उन्होंने राजस्थान के अंदर में, ओके। ये लोग ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, जो एक परंपरा थी कि केवल क्षत्रिय लोग ही राजा बन सकते, उसका उल्लंघन करके वो लोग राजा बन गए, कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार। तो कदम्ब मयूर शर्मन कर्नाटक से और गुर्जर प्रतिहार राजस्थान के अंदर में। शासन की संरचना में जिला पंचायत के शहरी समकक्ष कौन होता है? अब देखो ध्यान से समझना आप लोगों ने इस पर्टिकुलर पॉइंट को, क्या है, देखिए शासन की संरचना, आप पंचायती राज अगर पता हो, पंचायती राज गांव के अंदर में पंचायती राज इस प्रकार से होता है, 3 स्तर होते हैं उसके मेनली। एक होता है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, हर गांव में पंचायत, ठीक है, अगर छोटे गांव है तो 2 गांव को मिलाकर भी एक पंचायत बनाई जा सकती है। आप लोगों ने वो पंचायत वेब सीरीज देखी होंगी, कितने लोगों ने देखी है पंचायत वेब सीरीज? अगर आपने देखी है तो उसके अंदर में आप लोगों को समझा होगा कि पंचायत कैसी होती है ना। तो ग्राम पंचायत, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स कुछ ग्राम पंचायतों को, आसपास की ग्राम पंचायतों को मिलाकर, ठीक है, आसपास की ग्राम पंचायत को मिलाकर बना दिया जाता है, ठीक है, पंचायत समिति, पंचायत समिति, ठीक है। तो एक होती है आपकी पंचायत समिति सेकंड नंबर पे, और सबसे ऊपर वाले लेवल पे होता है जिला परिषद, सबसे ऊपर वाले लेवल पे जिला परिषद। बिल्कुल वैसे ही शहरी निकाय के अंदर में भी आप लोगों का क्या होता है, यहाँ पर में ऊपर वाले स्तर के ऊपर में होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, या फिर कई जगह पे म्युनिसिपल काउंसिल भी होता है अगर वो छोटा शहर है तो, ठीक है। अगर बड़ा शहर है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और छोटा शहर है तो म्युनिसिपल काउंसिल, नगर परिषद या नगर निगम या नगर परिषद जो है, ठीक है, ये जिला परिषद के समकक्ष होता है। जिला परिषद जो है वो ग्राम पंचायत या पंचायती राज का हिस्सा है, और वही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शहरी निकाय या शहरी क्षेत्र के अंदर में जो लोकल गवर्नमेंट है उसका हिस्सा है। ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा कि आप लोग जल्दी जल्दी से जहां जहां भी शेयर कर सकते हो इस सेशन को, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि इसी तरीके से हम लोग सारी चीजें अच्छे से पढ़ सके। तो देखिए यहाँ पर में आपका जिला परिषद है, और जिला परिषद के अंदर में ही अर्बन वाले इलाके के अंदर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल काउंसिल जो है वो आप लोगों की होती है, ठीक है। तो जिला पंचायत, नगर निगम या नगर परिषद जो है आप लोगों की उस तरीके की, इसका शहरी समकक्ष है ये। बस यही क्वेश्चन जो था आप लोगों का इसके अंदर में पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप सभी, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है आप लोगों ने इस क्वेश्चन को। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अमूल, ठीक है, अमूल की एड कितने लोगों ने देखी है? अमूल की एड देखी है कभी आप लोगों ने टीवी में? अमूल की एड, ठीक है, लिंक शेयर कर दिए चलो सर, चलो बहुत बढ़िया। शालू यादव जी देखिए बोल रहे हैं, उन्होंने शेयर भी कर दिया है। बाकी सारे लोग जितने भी लोगों ने शेयर कर दिया वो लिख देंगे, और जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया वो लोग भी बता देंगे, ठीक है, कि सर कंट्रीब्यूट कर दिया है सेशन के अंदर में। देखिए अमूल जो है फ्रेंड्स इसकी स्थापना, ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इन्होंने किसके साथ में मिलकर की थी? त्रिभुवन दास पटेल के साथ में मिलकर, त्रिभुवन दास पटेल। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन और त्रिभुवन दास पटेल। अच्छा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को पता है एक और नाम से जाना जाता है, बताओ क्या आप लोगों को?
अगर सारे लोग जो है यहाँ पर मैं कहते हैं कि जी सर एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताते चलिए जिससे कि हमारा नॉलेज भी बढ़े और ज्यादा, ठीक है, आगे के एग्जाम्स के लिए, तो मैं आपको बताता चलूंगा आपके बीपीएससी के अंदर में, डी ट्रिपल एस बी में, केवीएस के अंदर में, सुपर टेट के अंदर में, आपकी एनटीपीसी की, रेलवे के एग्जाम के अंदर में, एसएससी के सारे एग्जाम्स में काम आएगा। ठीक है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है फ्रेंड्स, इनको कहा जाता है फादर ऑफ, ठीक है, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन। अब देखिए श्वेत क्रांति का कहा जाता है, ये फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इनको कहा जाता है, तो लेकिन ये व्हाइट रिवॉल्यूशन है क्या चीज? व्हाइट, ठीक है, तो ये मिल्क से रिलेटेड है। आपसे ये भी एक क्वेश्चन बन गया, दो क्वेश्चन बन गए आप लोगों के, +1। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं? वर्गीस कुरियन को। व्हाइट रिवॉल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है? श्वेत क्रांति, दूध की क्रांति से रिलेटेड है। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बहुत बड़ा हाथ है अमूल की स्थापना करने में। अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मतलब जितने भी लोग हैं उसके अंदर में, किसान जो लोग मिल्क वहां पर में वो दे रहे हैं अमूल के अंदर में, वो उसके एक्चुअल में मालिक ही है, एक तरीके से कोऑपरेशन के साथ में चलता है। जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग हैं सारे लोग उसके मालिक है, उस पूरी उसके, उसको कोऑपरेशन बोला जाता है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सभी लोगों ने उसके अंदर में कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया हुआ होता है। ठीक है, आर्थिक रूप से भी और सारी चीजों के रूप में भी। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एडवाइस की थी कि भारत के अंदर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जानी चाहिए। तो किसने जो है ये एडवाइस किया था? ठीक है, वर्गीस कुरियन को और त्रिभुवन दास पटेल जी को, कि आप जो है अमूल की स्थापना करिए। ठीक है, और इस तरीके के कोऑपरेटिव्स जो है वो भारत के अंदर में बनाए जाने चाहिए, ताकि मिडलमैन जो बिचौलिए होते हैं ना, उनको हटाया जा सके बीच में से, क्योंकि कई सारे किसानों का जो पैसा है वो बिचौलिए ले लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर जो है 10 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं, ठीक है, बाजार के अंदर में, तो बिचौलिए क्या करते हैं, किसानों से केवल 3 रुपए किलो में खरीदते हैं। ठीक है, फिर बीच में बहुत सारे लोग होते हैं जिसकी वजह से ये इसकी कीमत 10 रुपए हो जाती है, बहुत सारे लोगों का बीच में प्रॉफिट होता है, तो किसानों को बहुत कम मिल पाता है। ठीक है, तो बिचौलियों को खत्म करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का विचार दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इसी वजह से अमूल की स्थापना 1946 के अंदर में हुई थी। ठीक है, तो कब हुई थी अमूल की स्थापना? 1946 के अंदर में। कितने लोगों ने अमूल की एड के अंदर में देखा है, अमूल दूध पीता है इंडिया? वो बेसिकली पूरा अमूल एक कोई किसी एक पर्सन की नहीं है, वो लोगों की है। ठीक है, पूरे जितने भी लोग उसके साथ में है उनकी। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का यहाँ पर मैं आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में। ये सहकारी संगठन बोला जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है उनको सहकारी संगठन बोला जाता है। और अमूल की स्थापना जो है 1946 के अंदर में हुई थी, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दीजिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, बीच बीच में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते रहेंगे, इसका आंसर करते जाइए आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी से। बताओ, और एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप लोग। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो साले, काइकोलर और देवांग, ये जो समुदाय है, बुनकर समुदाय, ये कहाँ का है? ठीक है, तो ये है साउथ इंडिया का। ठीक है, 1 की जोड़ी सी के साथ लगनी है। ठीक है, तो 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए आपके। ठीक है, तंती जो है फ्रेंड्स ये बंगाल के है। ओके, तो 2 की जोड़ी जो है लगेंगी ए के साथ, अब एक ही बच गया केवल, है ना, मोमिन और जुल्हा, नॉर्थ इंडिया। तो 3 की जोड़ी जो है वो सी के साथ लग जाएंगी, सी ए। ठीक है, बी के साथ लग जाएगी, तो सी ए बी। ठीक है, सी ए बी, सी ए बी ऑप्शन नंबर ए के अंदर में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते रहना है, और मैं आपको करवा रहा हूँ। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे सभी के सभी लोग। बताइए कितने लोग एग्री करते हैं कि इस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। मैंने कल आप लोगों के कमेंट देखे, ठीक है, आप बहुत बढ़िया से आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स आंसर किया था। जितने भी लोग देख रहे थे उन्होंने, मैंने जो लास्ट में सवाल पूछे, बहुत सारे लोगों ने जो है कमेंट के अंदर में आंसर भी किया फिर। ठीक है, लाइव क्लास खत्म होने के बाद में, और उन लोगों ने सारी चीजों को उन्होंने रिवाइज किया उसके में। ठीक है, जैसी क्लास खत्म हुई उसके बाद में, तो ये मुझे अच्छा लगता है कि जब आप लोग रिस्पॉन्स करते हो, आप लोग जो है उसको रेसिप्रोकेट करते हो चीजों को। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, ये है शुतुरमुर्ग। ठीक है, ऑस्ट्रिच। ठीक है, शुतुरमुर्ग। क्वेश्चन में ये बोला गया कि भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग पाए जाते थे, क्या ये बात सही है? क्या भारत में पूरा पाषाण मतलब सबसे पुराना वाला जो पाषाण युग है, पाषाण युग का मतलब होता है स्टोन एज, पैलियोलिथिक, लिथिक का मतलब भी होता है पत्थर। ठीक है, और पैलियो मतलब पुराना, तो पुराने जमाने के जो स्टोन एज था, सबसे पुराना वाला जो समय काल था जब इंसान जंगल में नंगू पुंगू घुमा करते थे। ठीक है, तो पैलियोलिथिक पीरियड के समय में भारत में ऑस्ट्रिचेस शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। आज नहीं पाए जाते, आज आपको कहीं पे देखते क्या ये शुतुरमुर्ग मिलते क्या भारत के अंदर में? कहीं जंगल वंगल में नहीं मिलते आपको। ठीक है, अफ्रीका वगैरह में मिल जाएंगे, लेकिन भारत में नहीं मिलते आपको।
तो शुतुरमुर्ग जो है वो भारत में पाए जाते थे, कैसे पता चला? महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिले मिले हमको। ठीक है, महाराष्ट्र में कहां पर में? महाराष्ट्र में पाटने नाम की जगह है, पाटने। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर में पाटने नाम की जगह है, उसके अंदर में मिले हैं। ओके, ठीक है। तो जिसके ऊपर में आप लोगों को क्या मिला है? नक्काशी मिली है, चित्रांकन किया गया है, मतलब शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं और उसके ऊपर में पता नहीं अलग अलग डिजाइन भी उन्होंने बनाई है। ओके, तो दोनों के दोनों पॉइंट क्या है आप लोगों के? सही है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले। ठीक है, अब देखो मैं कभी भी पूछूंगा आप लोगों से कि महाराष्ट्र के कौन से इलाके के अंदर में मिले हैं, क्या ये पूछूं मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से शुतुरमुर्ग के अंडे कहां पर में मिले, कैसे पता चला शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए हम जो है बहुत कम जानते हैं ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में। ट्राइबल ग्रुप मतलब जनजातीय समूह, जनजातीय समूह मतलब जो जंगलों में रहते थे, ठीक है, वनवासी जनजातीय समूह। मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में हम बहुत कम जानकारी हमारे पास में अवेलेबल है। क्यों? क्यों ऐसा? क्यों उनके बारे में बहुत कम जानकारी अवेलेबल? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, तो हमें इसलिए पता है इनके बारे में बहुत कम जानकारी। ठीक है, ओके, क्योंकि उन्होंने अपना रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रखा। ठीक है, वो अपना रिटर्न रिकॉर्ड या लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए हम हमें मध्यकाल तक उनके बारे में पता ही नहीं था ज्यादा। ठीक है, उनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। वो कैसे करते थे परंपराएं? उनकी परंपराएं मौखिक होती थी, जैसे कि यहाँ पर में आरजू शर्मा है, ठीक है, दिव्यांशु है, नेहा सिंह है, नेहा आर्या है, ठीक है, जो है बहुत सारे लोग हैं। चलिए, ऋषु राहुल वर्मा है। ठीक है, अब ऋषु राहुल वर्मा, ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि इनकी शादी हो चुकी है ऋषु की राहुल जी के साथ में, और वर्मा उनका सरनेम है। तो वर्मा जी के परिवार के अंदर में मान लेते हैं कि एक परंपरा है, ठीक है, कि जब भी नई बहू आएंगी, ठीक है, वो क्या करेंगी? अपने नाक को जो है वो कलर वाला पानी होता है ना, उसके अंदर में डुबाएंगी और अपने नाक का जो है वो चिन्ह दीवार के ऊपर में बनाएंगी। मान लेते हैं ना, क्या है इसमें? अब वो कहीं तो लिखा तो होगा नहीं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, वर्मा जी का संविधान, वो मौखिक परंपरा होती है। ठीक है, उनकी सास ने उनको बताया होगा, उनकी सास ने उनको बताया होगा, उनके दीवारों पे नाक के चिन्ह बने हुए होंगे, लोग हाथ के चिन्ह बनाते हैं, लोग नाक के चिन्ह मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से मौखिक परंपरा है, कोई भी मौखिक। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है फ्रेंड्स, ये लोग रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रखते थे, ओरल ट्रेडिशन था इनका। ठीक है, ओरल ट्रेडिशन का मतलब होता है मौखिक रूप से परंपराएं आगे बढ़ना। अटक अटक के आ रहा है फ्रेंड्स, मैं जैसे समझ पा रहा हूँ, थोड़ी सी बफरिंग आ रही है आप लोगों की तरफ में। ठीक है, अब सही हो गया, चलिए गुड। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। तो देखिए आप लोगों का ये एग्जाम में आने के पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ था, पेड क्लास के अंदर में भी, ट्राइबल पीपल जो है वो रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रखते थे। ठीक है, ये देख रहे हो आप लोग। ओके, वो रिच कस्टम्स जो है ओरल ट्रेडिशन रखते थे ये लोग, समृद्ध रीति रिवाज जो थे, मौखिक परंपराओं को संरक्षित किया गया था उनके द्वारा। ये पेड क्लास का वीडियो आप लोग देख सकते हो कि आपको जो भी चीजें आई हुई है वो सारा पढ़ाया है आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे? ओरल ट्रेडिशन था उनका, रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रखते थे। अब देखिए इसी के ऊपर में बेस्ट एक क्वेश्चन भी आया था एग्जाम के अंदर में, इसका आंसर करिए आप लोग जल्दी से, सभी बच्चे कमेंट के अंदर में आंसर करते जाएंगे, हर कोई जल्दी जल्दी से। जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, सेशन को लाइक भी जरूर कर दीजिए, जहां शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा वाला कथन गलत है? देखिए, जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया। देखिए, रीति रिवाज और मौखिक परंपरा, ओरल ट्रेडिशन का इन्होंने संरक्षण किया, ये वाली बात तो बिल्कुल सही है ना? जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे, मतलब एक दूसरे के ऊपर में ही निर्भर रहते थे वो लोग। ठीक है, बाकी लोगों से उनका संपर्क नहीं होता था, जनजातीय लोग जनजातीय लोगों से ही संपर्क में रहते थे, दूसरे लोगों से नहीं रहते थे। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस, मतलब उस समय के जो इतिहासकार थे, वो जनजातीय लोगों के बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध करा पाए। क्यों? मान लो इब्न बतूता, इब्न बतूता को कोई पहचानता क्या? किसी ने नाम सुना है इब्न बतूता का? इब्न बतूता एक मोरक्को से आया हुआ ट्रेवलर था, भारत में आया था वो मध्यकाल के अंदर में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में भारत आया था, रेहला नाम की पुस्तक लिखी उसने।
अब वो तुम्हारे मामा का लड़का जो था मोरक्को से आया, ठीक है, इब्न बतूता आया। अब वो कहाँ जाएगा, गांव में जाएगा, शहरों में जाएगा, वहां के लोगों के बारे में जो उसने देखा वो लिखेगा अपनी पुस्तक के अंदर में। अब उसको जो है पागल डॉगी ने तो काटा नहीं कि वो जंगल में घुसेगा, जंगल में घुसेगा वो आदिवासी लोग उसको मार के पता चले कि उसका झिंगा लाला हु करते उसका तंदूर बना के खा जाए उसको। डर था ना भाई जंगल उंगल में जाने का, ठीक है। तो जंगल में वो जा नहीं पाते थे, वो एक्सेस उनका नहीं था क्योंकि जंगल में वनवासी थे, वो वनों के अंदर में रहा करते थे वो लोग। ओके, तो इस वजह से इनके बारे में बहुत कम जानकारी अवेलेबल थी, क्योंकि उस समय के इतिहासकार भी उन जगहों तक नहीं पहुंच पाए थे जहां पर ये लोग रहा करते थे, जंगल में या दूर दराज के इलाकों के अंदर में। अब इमेजिन कीजिए कि रेहला, ठीक है, वो अपनी अरबी में बोल रहा है वल्ला हबीबी वल्ला वल्ला मेरे को छोड़ दो, ठीक है, मैं तुमको दिरहम देंगी। लेकिन वो लोग बोल रहे कि नहीं हम तुमको खाएंगी, ठीक है, तुम आइए यहाँ पर में क्यों। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स बहुत कम जानकारी अवेलेबल है उनके बारे में, क्योंकि इतिहासकार जानकारी नहीं दे पाते हैं। और इन लोगों ने लिखित दस्तावेज रखा, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो आपसे गलत वाला ही पूछा था ना, तो ये गलत है, लिखित दस्तावेज तो रखा ही नहीं इन्होंने। हाँ, इब्न बतूता पहन के जूता, ठीक है, मोरक्को से आया था, बिल्कुल। नाउ फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से। देखिए, ये आप लोगों के एंशियंट हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें का एक पूरा का पूरा जो सेक्शन है उसको मिलाकर एक हमने बड़ा क्वेश्चन बनाया है। या आप इसको 5 नहीं 6 मार्क्स का क्वेश्चन समझिए, आप लोग 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं आपसे और ऐसे जोड़ियां मिला के भी पूछ सकते हैं। तो 6 नंबर के बराबर का क्वेश्चन है ये अकेला 6 नंबर के बराबर का क्वेश्चन। जल्दी जल्दी से जो है फ्रेंड्स, 340 लाइक्स हो चुके हैं, मैं चाहूंगा कि हम लोग जल्दी से जल्दी 500 का जो आंकड़ा हम लोगों ने पार करना है, हर एक बच्चा अपना अपना कंट्रीब्यूशन देकर जल्दी जल्दी से इसको पार करवाएगा, ठीक है। ओके, तो देखिए, प्रथम कुलिक किसको कहा जाता था ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। प्रथम कुलिक, तो हमेशा याद रखना, प्रथम कुलिक जो है फ्रेंड्स ये किसको कहा जाता था, ठीक है। चीफ क्राफ्ट पर्सन या जो भी मुख्य शिल्पकार होता था उस नगर का, उसको प्रथम कुलिक कहा जाता था, ठीक है, प्रथम कुलिक। तो वन की जोड़ी जो है फ्रेंड्स आप लोगों की लगेंगी बी के साथ में। कितने ऑप्शंस में लगी हुई है वन की जोड़ी बी के साथ, बताओ जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। मेरे को पहले सबसे पहले एक ऑप्शन एलिमिनेट करके देंगे, हर कोई बच्चा जल्दी से एक ऑप्शन एलिमिनेट करके देगा पहले, ठीक है। एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपका, कौन सा वाला, देखिए यहाँ पर में वन की जोड़ी सी के साथ में लगी हुई है, गलत, ठीक है। तो प्रथम कुलिक का मतलब होता है चीफ क्राफ्ट पर्सन, मुख्य शिल्पकार, जो शिल्प बनाता था, मूर्तियां वगैरह बनाता था, ठीक है। सार्थवाहा का मतलब क्या होता था, सार्थवाहा का मतलब होता था जो व्यापारियों का लीडर होता था, व्यापारियों का जो कारवा जाता था ना, कारवा मतलब, ठीक है, कारवा का मतलब होता है झुंड, ठीक है। हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, ठीक है, आगे बढ़ते चले गए और कारवा बनता चला गया। तो कारवा मतलब क्या, वो जो भीड़ है, जो आपका जो ग्रुप है वो, तो व्यापारियों का ग्रुप जो है वो जाता था एक जगह से दूसरी जगह, जब जाते थे तो ग्रुप में व्यापार करने के लिए जाते थे वो लोग दूर दराज के इलाकों में। तो जो उनका लीडर होता था उनको उसको सार्थवाहा बोलते थे। तो दो की जोड़ी ए के साथ लगनी है आप लोगों की। तो यहाँ पर मैं देखिए दो की जोड़ी सी के साथ में लगी हुई है इन दो जगहों के ऊपर में, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। बट स्टिल मैं आपको बाकी की चीजें भी बता दूंगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि 6 नंबर के बराबर का आपको तैयारी करा रहा हूं इस क्वेश्चन में मैं, ठीक है। नगर श्रेष्ठी किसको बोलते थे, नगर श्रेष्ठी जो है, नगर श्रेष्ठी, अब इस शब्द को ही तोड़ लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। नगर श्रेष्ठी मतलब नगर का सबसे जो है इंपॉर्टेंट इंसान। तो नगर श्रेष्ठी, आज भी आपको पता है कि जो बैंकर लोग होते हैं, जो साहूकार लोग या व्यापारी लोग, शहर के व्यापारी लोग, उन्हीं का दबदबा होता है। आपके इलाके में भी आप लोग देखना कई जगह पे क्या होता है, ठीक है, ठीक है, आपने देखा होंगे कई बार ऐसा होता है कि जो व्यापारी लोग होते हैं वही लोग चुनाव में भी खड़े होते हैं, क्योंकि उनके पास में बहुत पैसा होता है, धन्ना सेठ टाइप के जो लोग होते हैं। तो साहूकार लोग, चीफ बैंकर उस समय काल के, या फिर उस समय के व्यापारी लोग, उनको नगर श्रेष्ठी कहा जाता था, ठीक है। तो नगर श्रेष्ठी मतलब, ठीक है, शहर के मुख्य बैंकर या फिर व्यापारी लोग उनको। संधि विग्रही का, संधि विग्रही का, संधि मतलब भाई, संधि का मतलब होता है ट्रीटी, विग्रही का, तो संधि आप किसके साथ में करते हो, ठीक है, दुश्मन देश के साथ में संधि कर लिया आपने, ठीक है, झगड़ा खत्म कर लिया या संधि तोड़ दी, ठीक है, या संधि कर ली जिससे कि पीस स्थापित हुआ। तो संधि विग्रही का मतलब होता था आपका युद्ध और शांति वाला मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर टाइप का। और कुमार अमात्य, ठीक है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वाला मंत्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट मंत्री, सबसे इंपॉर्टेंट वाला मंत्री। हमारे भारत के कुमार अमात्य कौन है अभी, बता सकते हैं कोई मुझे? अभी हमारे भारत के कुमार अमात्य कौन है, जल्दी बताओ। क्या आपको पता है हमारे भारत के कुमार अमात्य कौन है अभी? ठीक है,
जी, सबसे इंपॉर्टेंट वाले मंत्री। तो आंसर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और मैंने आपको बोला था कि 6 नंबर के बराबर का करा दूंगा, क्योंकि 5 पॉइंट्स तो मैंने आपको करा दिए, साथ ही साथ एक अगर ये जोड़ियां मिला हुआ क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसे मिला के 6 नंबर का क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया। ये सिंपल एक एक पॉइंट भी पूछा जा सकता है आप लोगों का। ठीक है जी हाँ, मोदी जी आप हमारे प्रधानमंत्री है ना, तो उस तरीके का कुमारामात्य। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप लोगों को लिस्ट जो है फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगी, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर और टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप पर भी। तो टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उसकी लिंक नीचे में मिल जाएंगी, और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। नाउ अब देखिए यहां पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में देखिए क्या बोला गया है। दिल्ली के मेहरौली में, ठीक है, दिल्ली में मेहरौली नाम की जो जगह है, वहां पर में एक लौह स्तंभ आपको मिला है, एक लोहे का खंबा मिला है। ये लोहे का खंबा, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, ये लोहे का खंबा है। ठीक है, तो ये जो लोहे का खंबा आपको मिला है उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। इट इज मेड ऑफ आयरन। लौह स्तंभ, ऑब्वियस सी बात है, लोहे का खंबा है तो सोने का थोड़ी बना होगा। ठीक है, तो लोहे का खंबा है तो लोहे का बना होगा। ठीक है, तो ए करेक्ट है, ए करेक्ट है, ए करेक्ट है, ए करेक्ट है, सारी जगह पे दिया हुआ है। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो 7.8 मीटर की है, बोल रहा है 7.8 मीटर ऊंचा है ये। क्या ये बात सही है? आप बताएंगे ये चीज। ठीक है, क्या ये 7.8 मीटर ऊंचा है? आप लोगों को बताना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना। ठीक है, उसके बाद में ये जो है करीब 1800 साल पहले बना था, ऐसा बोला जा रहा है, 1800 साल पहले। ठीक है, तो क्या ये 1800 साल पहले बना था? उसके बाद में इसका वजन जो है वो करीब 3 टन से ज्यादा है, 3 टन से भी ज्यादा वजनी है ये। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये 1800 साल पहले नहीं बना था। ठीक है, ये करीब इसका अनुमान है कि ये 1500 साल पहले बनाया गया था, ईयर्स एगो। ठीक है, 1500 साल पहले। ठीक है, 1800 नहीं है। तो इतना छोटा सा पॉइंट देकर भी एग्जामिनर आप लोगों को जो है गलत करवा सकता है। ये गलत है सी। जहां जहां सी को सही बोला है उसको काट दो, सी को सही बोला है आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक। ठीक है, सी को और कहा सही बोला है, देखो यहां पर में भी सी को करेक्ट बोला है, काट दो। ठीक है, उसके बाद में क्या ये पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है? तो बी को जहां पर मैं गलत बोला हूँ उसको काट दो। देखो यहां पर मैं क्या बोला है, बी को गलत बोला है, बी रॉन्ग है बोलते। जबकि आपको बता दूं मैं कि 7.8 मीटर इसकी हाइट जो है, क्या ये है आप लोगों की? नहीं, इसकी हाइट जो है फ्रेंड 7.2 मीटर की है। ठीक है, 7.2 मीटर की। तो बी जो है वो आप लोगों का क्या है, वो आपका गलत होना चाहिए। तो जहां जहां बी को सही बोला है, ठीक है, वो काटना आपने कहा गया यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें। ठीक है, ओके, जहां जहां बी को सही बोला है उसको भी काट दो। ठीक है, बी को सही बोला है यहाँ पर मैं, आप देख सकते हो ये ऑप्शन नंबर सी के अंदर में बी को सही बोला है, इसको भी काट दो। ठीक है, इसका जो वजन है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, इसका जो वजन है 3 टन से ज्यादा है। 1 टन का मतलब कितना होता है, कोई बता सकता है मुझे? बताइए जल्दी से, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। 1 टन मतलब कितना किलोग्राम? सिंपल सा, 1 टन मतलब, तो 3 टन का मतलब कितना किलोग्राम हो जाएगा? देखो 1 टन का मतलब होता है 1000 किलो, तो 3 टन का मतलब हो जाएगा 3000 किलो। ये 3000 किलो का, ठीक है, तो 3000 किलो से भी अधिक वजनी है ये बात बिल्कुल सही है आपकी। ठीक है, तो बी और सी गलत है। बी क्यों गलत है? बी क्यों गलत है जल्दी बताओ आप लोग। हर कोई बच्चा जल्दी जल्दी से आंसर करेगा, बी गलत क्यों है ये आप लोगों को बताना है। ये जो पॉइंट है बी नंबर पॉइंट, 7.8 मीटर नहीं, 7.2 मीटर हाइट का है ये। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। ओके, इसकी ये 1800 नहीं 1500 साल पुराना है। इसका वजन कितना है? 3 टन से ज्यादा का है, 3000 किलो से ज्यादा का, और ये आयरन से बना हुआ है। ठीक है, तो ए और डी जो है वो सही है, ए और डी करेक्ट है, जबकि बी और सी जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ देखिए फ्रेंड्स, पूरा बता दूं, ये दिल्ली के मेहरौली के अंदर में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर में मिलता है आपको। लोहे का बना हुआ है, 7.2 मीटर हाइट का है, 3 टन वजनी है। ठीक है, करीब 1500 साल पुराना है। इसके ऊपर में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्ता वंश के समय का है, ये भी याद रखना है। कौन से वंश के समय का है ये जो आपको आयरन पिलर मिला है ये कौन से समय काल का है? किसके समय काल का है ये? गुप्ता वंश के समय काल का, ये याद रखना है आप लोगों ने। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम उस पर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे, किसका नाम लिखा हुआ है उस पर। अच्छा, ये लोहे में जंग क्यों नहीं लगा? आपको पता है लोहे में जंग लग जाता है? कितने लोगों ने लोहे का जंग देखा है कम से कम? ठीक है, देखा होगा ना, कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ पर में कि भाई सर हम तो पता नहीं लोहे में जंग क्या होता है सर, पता ही नहीं, देखा ही नहीं कभी। ठीक है, तो लोहे के अंदर में जंग लग जाता है, वो खराब हो जाता है, तो उसमें क्या किया था इन्होंने, उसमें उन्होंने फॉस्फोरस मिला दिया था लोहे के अंदर में। क्या मिलाया था जल्दी से लिखो आप लोग, क्या मिलाया था लोहे के अंदर में जिससे लोहे में जंग नहीं लगा अभी तक? उन्होंने फॉस्फोरस मिला दिया था।
ठीक है, जिससे कि लोहे में आज तक जंग नहीं लगा। मतलब उनको पता था कि लोहे में अगर फास्फोरस मिला दिया जाए तो वो जो है उससे रस्टिंग नहीं होंगी या फिर जंग नहीं लगेगा उसके अंदर में। तो इनको मेटलर्जी, धातु विज्ञान का ज्ञान था। ठीक है, ओके, धातु विज्ञान का इन लोगों को ज्ञान था, मेटलर्जी का ज्ञान था, इससे ये पता चलता है आप लोगों का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच नीतू यादव जी। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए यहां पर मैं बोला है प्राकृतिक वनस्पति का प्रकार और मोटाई निम्नलिखित में से किन कारण जो है किन कारणों से स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न हो सकती है। अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार के वनस्पति मिलते हैं, उनकी मोटाई भी अलग अलग होती है, तो किन कारणों पर निर्भर होती है। आपने देखा होगा ना कि कई जगहों के ऊपर में ऐसे पेड़ मिलते हैं बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं होते, अलग प्रकार के होते हैं, कई जगह पे मोटे पेड़ होते हैं, घने पेड़ होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कारण है जिनकी वजह से किस प्रकार का वनस्पति वहां पर में पाई जाएगी, इसके ऊपर में इफेक्ट पड़ता है। देखिए वहां पर में तापमान कितना है, अगर अच्छा खासा तापमान होगा तो बारिश भी अच्छी खासी होंगी। ठीक है, तो तापमान कैसा है, धूप कितनी पड़ रही है वहां पर में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करने के लिए भी जरूरी होती है धूप। और वहां पर में पानी कितना है, मॉइस्चर, अगर ज्यादा धूप ज्यादा मॉइस्चर है तो अच्छे खासे जो है पेड़ पौधे उगेंगे। तो ये तो डिपेंड करता है कि कितना घना होगा आपका जंगल वहां पर में, या किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएंगी। लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब होता है फ्रेंड्स की इक्वेटर से कितना दूरी पर है। ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री वाला जो इक्वेटर है आपका, उससे कितने दूरी पर है। इक्वेटर के पास वाले क्षेत्रों में घने जंगल पाए जाते हैं, इक्वेटर के पास वाले क्षेत्रों में। और जितना ऊंचाई पर होता है ना फ्रेंड्स, उससे भी फर्क पड़ता है। ठीक है, कितनी ऊंचाई के ऊपर में है ये, तो अक्षांश इक्वेटर से कितना दूर है और कितनी ऊंचाई पे, पहाड़ वगैरह पे तो नहीं है, उससे भी फर्क पड़ता है कि किस प्रकार के वन पाए जाएंगे। प्लस स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल, सबसे पहली बात तो मैं थिकनेस ऑफ सॉइल बता देता हूँ कि मिट्टी कितनी मोटी है, क्योंकि मिट्टी जो होती है ना, ठीक है, उसके नीचे में पत्थर होते हैं। ठीक है, अगर आप खुदाई खुदाई करोगे तो एक समय के बाद में आपको पत्थर पत्थर मिलेंगे नीचे के अंदर में, ऐसा नहीं कि मिट्टी मिट्टी मिलेगी। तो कितनी मोटी मिट्टी है, अगर अच्छी मोटी मिट्टी है तो ज्यादा बड़े बड़े पेड़ उग सकते हैं। अरे ये तो इंसान बन गया। ठीक है, ऐसा बना देते हैं इसके अंदर में। ठीक है, तो इसके अंदर में जड़ें जो है ज्यादा अंदर तक जा सकती है, ज्यादा पानी अंदर में मिलेगा। तो स्लोप का मतलब होता है ढलान कैसी है, और दूसरा मिट्टी की मोटाई कितनी है, इसके ऊपर में भी डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ, हवा कौन सी डायरेक्शन में बह रही है उस पर थोड़ी डिपेंड करता है। हवा तो कभी भी अलग अलग डायरेक्शन में किधर भी बह सकती है। ठीक है, तो डी जो है नहीं होना चाहिए, तो जहां जहां डी है उसको काट दो पहली बात तो। और दूसरा ए बी और सी जो है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। किन किन चीजों के ऊपर में डिपेंड करता है कि किस प्रकार के पेड़ पौधे उगेंगे। तापमान पे डिपेंड करता है कि वहां का तापमान कितना है, वहां पर में मॉइस्चर मतलब नमी कितनी है, क्योंकि पानी की भी तो जरूरत है। उसके बाद में लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश की इक्वेटर से कितनी दूरी के ऊपर में है, और दूसरा अल्टीट्यूड का मतलब होता है कितनी ऊंचाई के ऊपर में है। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में स्लोप और थिकनेस के ऊपर में भी मैटर करता है कि स्लोप कैसा स्लोप है उसका। ठीक है, और दूसरा मोटाई, कितनी मोटाई है मिट्टी की, कितनी मोटाई है, इस पर डिपेंड करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए यहाँ पर में आप लोगों से बोला गया है कि आपको वेजिटेशन या जंगलों के बारे में, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, जंगलों के बारे में कुछ कथन दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा वाला पॉइंट सही है। ग्रासलैंड्स ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन, देखो घास के मैदान कहां पर में उगते हैं, घास के मैदान वहां पर में उगेंगे जहां पर में मध्यम वर्षा होती है। ओके, और कटीली झाड़ियां वहां उगती है जहां पर में ड्राई रीजन होता है, मतलब बहुत कम बारिश होती है। देखो अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा हाई रेनफॉल हो रहा है, तो वहां पर में फॉरेस्ट उगता है, जंगल। ठीक है, अगर वहां पर में मॉडरेट रेनफॉल हो रहा है, मतलब मध्यम वर्षा हो रही है, तो वहां घास के मैदान उगेंगे। और एकदम ड्राई रीजन है, बहुत कम बारिश हो रही है या लो रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, लो रेनफॉल, तो वहां पर में कटीली झाड़ियां उगती है, रेगिस्तानी इलाकों टाइप में। तो ये बिल्कुल सही है पहला। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, अभी बताया ना आपको कि वेजिटेशन वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। अगर वो बोलता केवल इस पे निर्भर करती है तो गलत हो जाता, क्योंकि और भी फैक्टर है। ठीक है, अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया ना बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन एक फैक्टर टेम्परेचर एंड मॉइस्चर भी है। तो यहाँ केवल नहीं बोला था ना कि केवल इस पर निर्भर करती है, इसी वजह से ये सही है आपका। द चेंज इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑकर मेनली बिकॉज ऑफ चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन, प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण होता है। अब यहाँ पर मैं एक चीज आप लोग देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मेन फैक्टर कौन सा है
कि किस प्रकार की वनस्पतियां वहां पर में पाई जाएंगी, वहां का क्लाइमेट कैसा है उस इलाके का। अगर वहां का क्लाइमेट ऐसा है कि धूप ज्यादा पड़ती है लेकिन बारिश नहीं होती, रेगिस्तानी इलाका वहां का क्लाइमेट है, ठीक है, तो वहां पर में उस प्रकार के पेड़ पौधे उगेंगे, चाहे बाकी की कंडीशन कैसी भी हो। तो मेन फैक्टर देखो, फैक्टर्स बहुत सारे, लेकिन मेन वाला सबसे इंपॉर्टेंट वाला फैक्टर कौन सा है, ठीक है, जिसकी वजह से किस प्रकार की वनस्पतियां उगेंगी वो डिसाइड होता है। तो सबसे मेन वाला जो फैक्टर है वो है आप लोगों का क्लाइमेट कंडीशन, वहां की जलवायु कैसी है। जलवायु मतलब वहां का मौसम कैसा है, ठीक है। चलिए, तो जल वहां के मतलब नॉर्मल वेदर कंडीशन कैसी रहती है, वहां की नॉर्मल मौसम कैसा रहता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म मौसम को आप लोग जलवायु कहते हो। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सारे के सारे यहाँ पर में सही है, ठीक है। अब अच्छा, एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर में ये क्वेश्चन आप लोगों का आया था 8 जनवरी 2022 को, ठीक है, 21 जनवरी 2022 को भी क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड। बताइए इसका आंसर क्या होगा अभी। जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे 130 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, वो अच्छे से सेशंस को देखिए, क्योंकि आप लोगों के पास में एक सुनहरा मौका है अच्छे से स्कोर करने का, ठीक है, आगे बढ़ने का। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। यहाँ केवल नहीं बोला था, इसलिए सही है ये। क्लाइमेट ऑफ द प्लेस हार्डली इफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन, मतलब क्लाइमेट का कोई असर नहीं पड़ता। जलवायु गई तेल लेने, ठीक है, वनस्पति के ऊपर में कोई असर नहीं पड़ रहा, जो कि गलत है। अभी आपको बताया मैंने कि जलवायु ही सबसे मेन फैक्टर है जिसका असर पड़ता है कि कैसी वनस्पति होंगी। एग्जाम का क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, वो क्वेश्चन जो बाकी बच्चे छोड़कर आते हैं, बाकी बच्चे नहीं करते, वो क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, ताकि, ठीक है, आप सभी के सभी लोग जो है अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो है काबिल हो जाए, हम और ज्यादा सेशंस आप लोगों के लिए इस तरीके के ले सके, ठीक है। तो जलवायु प्राकृतिक वनस्पति को लगभग प्रभावित नहीं करती है, ये गलत है भाई, करती है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वहां का क्लाइमेट कैसा है। तो जहां जहां सी को सही बोला है काटो, काटो, सी को करेक्ट बोला है काटो, ठीक है। सी नहीं यार, बी है वो तो, चलो कोई बात नहीं, दूसरा काटेंगे, ठीक है। बी को सही बोला है काट दो, ठीक है, बी को सही बोला है काट दो, ठीक है। यहां पर मैं भी बी को सही बोला है काट दो। क्या आप लोगों को थर्ड वाला ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत पड़ी क्या? कितने लोग मानते हैं कि थर्ड ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी? थर्ड वाला ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी आप लोगों को, कितने लोग मानते हैं? ठीक है, थर्ड ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और आप लोगों का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड सी। क्यों? क्योंकि और ऑप्शन बचे ही नहीं, आपके सारे के सारे खत्म हो गए, ठीक है। ए सही है और सी सही है, क्योंकि फैक्टर्स जैसे कि स्लोप हो जाए, कितनी ढलान है, थिकनेस कितनी है सॉइल की, ये भी कंट्रीब्यूट करती है कि किस प्रकार की वनस्पति वहां पर में रहेंगी, ठीक है। मेन फैक्टर जलवायु है, लेकिन उसके बाद में और कौन कौन से फैक्टर्स है, ठीक है। आपका स्लोप कैसा है, मतलब ढलान कैसी है, कितनी मोटी मिट्टी वहां पर में मौजूद है, ठीक है, वो भी मैटर करती है किसी भी वनस्पति के उगने में, कि किस प्रकार की वनस्पति उगेंगी। कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ ऊपर करो, ठीक है। अगर आप चाहते हो ऐसे सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपको करवा दूं, ठीक है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस आपको आगे जाकर डी ट्रिपल एस बी में, केवीएस के अंदर में, बीपीएससी टीआरई के अंदर में, ठीक है, सुपर टेट के अंदर में, अलग अलग जगहों पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों का प्रैक्टिस क्वेश्चन जल्दी से बताइए, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। रोज सेशन करना है आप लोगों ने, मैं रोज आपकी रिवीजन कराऊंगा। एग्री करते हो? रोज रिवीजन करना है तो हाथ ऊपर करके बता भी देंगे मुझे, और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए बताइए यहाँ पर मैं कि गृहपति मतलब क्या होता है। देखिए गृहपति का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, एक ऐसा किसान जिसके पास में खुद की खेती हो, स्वतंत्र कृषक, ठीक है, इंडिपेंडेंट जो फार्मर होता था नॉर्थ इंडिया में, उसको गृहपति बोला जाता था, ठीक है, गृहपति, ठीक है, इंडिपेंडेंट फार्मर। अगर कोई ऐसा किसान है जिसके पास में खुद की खेती नहीं है, दूसरे के खेत में खेती करता है, वो उसको अधिमाई बोलते थे, या फिर कड़ई सियार भी बोला जाता था उसको, अधिमाई या फिर कड़ई सियार। तो अधिमाई या कड़ई सियार ऐसे व्यक्ति को जो लैंडलेस लेबर होता था, दूसरे के खेत में काम करता था। अगर खुद का खेत है और खुद के खेत में काम कर रहा है स्वतंत्र रूप से, तो गृहपति। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत के अंदर में जिन लोगों के पास में भूमिहीन मजदूर होते थे, जिनके पास में खेती नहीं होती थी, उनको अधिमाई या फिर कड़ी सियार बोलते थे, ठीक है। अरिकामेडु क्या था? अरिकामेडु जो है फ्रेंड्स एक जगह का नाम था जो पौंडीचेरी में है, ठीक है, ये तटीय निवास था। तटीय निवास मतलब कोस्टल सेटलमेंट पौंडीचेरी में,
वहां पर में बड़े बड़े जहाज आकर रुकते थे। पौंडीचेरी में कोस्टल सेटलमेंट, वहां जहाज आकर रुकते थे और सामान यहाँ उतारा जाता था। ठीक है, अब एक ही बच गया श्रेणी। ठीक है, श्रेणी जो है फ्रेंड्स उन लोगों को बोलते थे जो शिल्पकार लोग होते थे। ठीक है, शिल्पकार। ठीक है, और जो मुख्य शिल्पकार होता था उसको प्रथम कुलक बोला जाता था। प्रथम कुलक, जो मुख्य शिल्पकार होता था, मतलब मेन शिल्पकार, मेन क्राफ्ट पर्सन, चीफ क्राफ्ट पर्सन। ठीक है, प्रथम कुलक। तो अब आप लोग बताइए आंसर क्या होगा यहां से, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता देंगे आंसर क्या होने वाला है। सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए, आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आप लोग। ओके, ये पूरा का पूरा देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से कलरफुल पीपीटी होती है जब हम लोग पढ़ते हैं टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर। आप लोगों को अगर चाहिए ये सारी पीडीएफ और पीपीटी सारी चीजें, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम के साथ में भी जुड़ जाइए आप लोग। इतना कलरफुल पूरा एनसीईआरटी को हमने इस तरीके से कलरफुल पीपीटी के अंदर में कन्वर्ट किया हुआ है इमेजेस के साथ में, ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ सके। ठीक है, ये आप देख सकते हो पूरा इस प्रकार से कि उत्तरी हिस्से में क्या बोलते थे, दक्षिणी हिस्से में क्या बोलते थे, पूरा का पूरा आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। अगर आप बोलोगे तो इन 2 स्लाइड्स के ऊपर में कम से कम मैं 5-6 क्वेश्चन एक साथ लेकर आपकी एक बस 5 से 6 मिनट के अंदर में प्रिपरेशन करवा दूंगा। कितने लोग चाहते हैं बता दीजिए कि इस तरीके का एक मैं क्वेश्चन बना दूं आप लोगों के लिए। ठीक है, मतलब 5-6 क्वेश्चन बना दूं, बस 5 मिनट के अंदर में सारा याद करवा दूंगा आपको। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि इनमें से कौन सा उच्च न्यायालय 1962 में स्थापित 3 उच्च न्यायालयों में शामिल नहीं था। देखिए 1862 के अंदर में, 1862 के अंदर में जो है फ्रेंड्स 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो एक तो था कलकत्ता हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट आपका बना था। एक बना था आपका बॉम्बे हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट, और एक बना था मद्रास हाईकोर्ट। अब बताओ कौन सा वाला जो है वो पहले 3 हाईकोर्ट जो बने थे उनमें शामिल नहीं था। तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट बने थे। तो आंसर क्या होगा, ये आप लोग लगाओगे आंसर, बताइए जल्दी से। मैंने आपको बता दिया, और 3 कौन से बने थे 1862 में ये भी आप लोग लिख दोगे, कमेंट के अंदर में लिख दीजिए ताकि याद हो जाए आप लोगों को। ठीक है, तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट बने थे 1862 में सबसे पहले। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किए गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट बाद में बना, 1862 में नहीं बना था। ठीक है, तो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे हाईकोर्ट जो है फ्रेंड्स ये बने थे, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास हाईकोर्ट 1862 के अंदर में। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट 1866 में निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये जो है फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा। मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके आंसर मैं चाहूंगा कि आप लोग करिए, और टेस्ट जो है आप लोगों की वो भी आप लोग दीजिएगा जाकर ऐप के अंदर में। ठीक है, ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे से सारी चीजें याद रख सके। मुझे बताइए कि ऑस्ट्रिच या जो शुतुरमुर्ग है, ठीक है, उनके सबूत आप लोगों को कहां पर में मिलते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रिचेस जो है, या जिनको शुतुरमुर्ग कहा जाता है, शुतुरमुर्ग। ठीक है, शुतुरमुर्ग जो है, इनके अवशेष आपको महाराष्ट्र की एक जगह है जहां पर में मिलते हैं। तो कहां पर में मिलते हैं, कौन सी जगह का नाम मैंने आपको बताया था, और कैसे पता कि जो है भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए, उसके बाद में एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा। ठीक है, हिरण्य गर्भ अनुष्ठान से आप क्या समझते हो। हिरण्य हिरण्य गर्भ अनुष्ठान, अनुष्ठान, इससे क्या समझते हो आप लोग, क्या समझ में आता है आपको, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान से आप लोगों को क्या समझ में आया, ये बताइए आप लोग। ठीक है, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान से क्या समझ में आता है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ठीक है, इसके अलावा आप लोग एक चीज बताइए कि जो आयरन पिलर है, आयरन पिलर, उसके बारे में आप लोगों को क्या क्या चीजें पता है। पॉइंट 1 2 3। ठीक है, ये आयरन पिलर में अभी तक जंग नहीं लगा, क्या मिलाया गया था इसके अंदर में, ये बताएंगे आप लोग, क्या मिलाया गया था जिसकी वजह से अभी तक वो उसमें मिला नहीं। कोई भी 3 पॉइंट बताओगे आप लोग आयरन पिलर के बारे में, कहां पर में मौजूद है, क्या है, इसकी हाइट क्या है, वजन क्या है, वगैरह वगैरह, किसका नाम है, कौन से डायनेस्टी का है, कुछ भी आप बता सकते हो। ठीक है, 3 पॉइंट बताओगे, और क्या मिलाया गया था उसके अंदर में ये भी बता देना है आप लोगों ने। देखते हैं कि ओके, ताकि देख सके हम लोग कि कितना आप लोगों को याद है सारी चीजें। और हम लोग रोज 5 बजे मिलते हैं फ्रेंड्स डेली, तो 5 बजे जो है डॉट आ जाएगा आप लोग टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल के ऊपर में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से आप लोगों को बाकी की सारी जो चीजें वो भी आप लोगों को प्रोवाइड हो सके।